हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। हम लोग देख रहे थे एस.के. झा सर की बुक से फिजिक्स, जिसमें हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और लेंस ये सब के बारे में पिछले वीडियो में देखे हैं। और आज देखेंगे अपवर्तन, अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तन के नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और क्या देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सब आज की वीडियो में करेंगे। और अगर आप दर्पण, लेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाके देखिए। बस 10 मिनट का वीडियो है और आपको दर्पण और लेंस के बारे में पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहेंगे, है ना। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, यही घटना अपवर्तन कहलाएगा। यहाँ देखिए, इसमें ये प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो इसको जाना चाहिए सीधी रेखा में, लेकिन ये अपने जब दूसरे माध्यम में प्रवेश किए तो ये अपने वास्तविक पथ वहाँ से मुड़ गया, और ये मुड़ने की घटना ही क्या कहलाया, अपवर्तन कहलाया। अब जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से, इसको बोलेंगे अभिलंब, तो अभिलंब से दूर जाती है ना। जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागेगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर आती है। अपवर्तनांक में अंतर होने के कारण ही अपवर्तन होता है, यानी सघन का अपवर्तनांक कुछ और है, विरल का अपवर्तनांक कुछ और है। ये दोनों के जब अपवर्तनांक में अंतर आता है, इसी कारण अपवर्तन होता है। आगे, सघन से विरल में जाने पर सब कुछ बढ़ता है। अगर कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो सब कुछ बढ़ेगा, तथा विरल से सघन में जाने पर सब कुछ घटता है। दोनों स्थिति में सिर्फ है जो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है ना, आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, या प्रकाश सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है हमेशा। जानेंगे अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक किसको बोला जाता है, तो अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है या तरंगदैर्घ्य, और बटा माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य क्या है, इसी दोनों को अनुपात को अपवर्तनांक कहेंगे। अपवर्तनांक जो होता है मात्राहीन और विमाहीन राशि है। अपवर्तनांक कैसी राशि है, तो मात्राहीन और विमाहीन राशि है। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। अपवर्तनांक बढ़ाने से प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ जाता है और माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन तथा अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम विरल हो जाता है। कैसे पता लगेगा कि ये माध्यम सघन है या विरल, तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सघन होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल होगा। आइए जानते हैं निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है। तो निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1। हवा का होता है अपवर्तनांक 1.0008, ठीक है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है या इसकी मदद से कोई और क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तो याद करने वाली चीज़ है। निर्वात में कितना होता है अपवर्तनांक, तो 1। हवा में अपवर्तनांक होता है 1.0008, जल में 1.33, कांच में 1.5, हीरा 2.42। और एक बात और जान लेंगे कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है ना, वह कठोर ज़्यादा होता है ना। तो इसमें हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है 2.42, इसीलिए हीरा ज़्यादा कठोर होगा। क्योंकि अपवर्तनांक ज़्यादा होने के कारण सघनता ज़्यादा होता है ना। सघनता ज़्यादा, अब जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा सघन रहेगा। ज़्यादा सघन है इसका मतलब वो कठोर है।
एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरे में उसकी प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की चाल निकालना है। तो अपवर्तनांक बराबर, अभी हम लोग ऊपर देखे थे, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला था कि निर्वात में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग। तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुने 10⁸ है ना, बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग। तो प्रकाश की चाल ही ज्ञात करना है। अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना, 2.42। तो इसी फॉर्मूले पे सेट करके हम लोग कर देंगे इसको। ये देखिए क्या गया, 2.42 बराबर 3 गुने 10⁸ बटा हीरे में प्रकाश का वेग, और हीरे में प्रकाश का वेग बराबर इतना हो गया। अब जानते हैं कि अपवर्तन का नियम क्या होता है, कैसे कैसे ये काम करता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। आपतन कोण को साइन तथा अपवर्तन कोण को साइन का अनुपात हमेशा एक नियत राशि होती है। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर बराबर हो जाएगा म्यू आर बटा म्यू आई, और इसको हम लोग म्यू बोलेंगे। और इस फॉर्मूला को क्या कहा जाता है, स्नेल्स का नियम कहा जाता है इसी को। ठीक है, यदि पहले माध्यम को 1 से तथा दूसरे माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो अपवर्तनांक को किस तरह से लिखेंगे, 1μ2 इस तरह से लिखेंगे। और इसको हम लोग इधर वाले को इसको इस तरह से लिखते हैं, μ2 बटा μ1 इस तरह से लिखेंगे। यदि 3 माध्यम 1, 2 और 3 हो तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, 1 इस तरह से लिखा जाएगा। और इसको हम लोग देखिए 1 कैसे आया ये देखते हैं, 1μ2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं μ2 बटा μ1 गुना 2μ3 है, तो इसको लिख सकते हैं μ3 बटा μ2। इसके बाद है 3μ1, तो इसको लिख सकते हैं μ1 बटा μ3। ये μ2 कट गया, μ3 कट जाएगा, μ1 कट जाएगा, बराबर कितना आया, 1। यहाँ देखिए पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये किसके कारण अब प्रतीत होता है, तो अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबा हुआ सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होगा, तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है। पानी में डूबी आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, किसके कारण, अपवर्तन के। पानी में तैरती मछली ऊपर उठी प्रतीत होती है, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तारों का टिमटिमाना, सुबह या शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ये सब किसके कारण हो जाता है, ये सब प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही अर्थात क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई पड़ना, ये सब किसके कारण हो रहा है, तो अपवर्तन के कारण। कोई भी चीज़ हो चाहे वो आभास या प्रतीत जैसे ही दिख जाए तो वो उसमें लगाएंगे अपवर्तन। किसका उदाहरण हो जाएगा, कोई भी चीज़ आभास हो रहा है या प्रतीत हो रहा है, ऐसा ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा अपवर्तन का। सितारों के चमकने का मुख्य कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है, जो अपवर्तनांक का कारण होता है। म्यू बराबर ये फार्मूला होता है आर बटा ए। ठीक है, और आर क्या होता है, आर कितना धंसा हुआ प्रतीत होता है ये 1 बताता है, और कितना उठा हुआ प्रतीत होता है ये रियल डेप्थ हो गया, ये आभासी डेप्थ हो गया। आगे देखेंगे, ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होगा ना, ऊपर की ओर धंसा हुआ कैसे प्रतीत होगा, ऊपर की ओर तो उठा हुआ प्रतीत, नीचे की ओर धंसा हुआ प्रतीत होगा। इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ग्लास में 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है, ग्लास में 10 सेंटीमीटर कितना पानी भरा हुआ है, तो रियल डेप्थ इसका कितना है, 10, तथा उसमें एक सिक्का रखा हुआ है, तो म्यू बराबर कितना दिया गया है, 4/3। यहाँ देखिए म्यू बराबर होता है आर बटा ये, है ना, आर कितना है, और तो म्यू को लिख सकते हैं, म्यू बराबर आर बटा ए, तो म्यू को लिख सकते हैं 4/3। आर की जगह पर 10 लिखेंगे, 1 की जगह पे ए लिखेंगे। देखिए हमारा आर कितना है, 10 है ना,
यहाँ यहाँ समझ लीजिएगा म्यू बराबर है r/a, तो म्यू की जगह पे हम म्यू की जगह 4/3 दिया गया म्यू का मान, और r 10 है, तो ये इस तरह से निकल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये कैसे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर जाती है। जब सघन से विरल में जाता है तो अब कैसे अभिलंब से दूर जाती है ना। एक आपतन कोण ऐसा होता है जहाँ अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं ना। एक आपतन कोण ये ऐसा है जहाँ ये अभिलंब से दूर जाके इस लाइन पे ही अपवर्तन हो जाएगा, तो ये अपवर्तन कोण का मान कितना है 90 डिग्री हो गया, और इसी कोण को बोलेंगे क्रांतिक कोण, है ना। जब ऐसा स्थिति आ जाए जब वो अपवर्तित होकर 90 डिग्री का कोण बना ले तो उसको बोलेंगे क्रांतिक कोण। आगे देखेंगे, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ जाता है ना। एक स्थिति ऐसा आता है जब आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा हो जाता है, यानी उसी माध्यम में जब लौट जाता है, यहाँ से प्रकाश गई और इसी माध्यम में लौट गई, तो इसी को कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको क्या बोलेंगे, तो ये 90 डिग्री से भी आपतन कोण का मान ज़्यादा हो गया ना, तो इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम क्या था उधर, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आई बटा म्यू आर। इसी को इसमें सी हो गया क्रांतिक कोण और म्यू हो गया अपवर्तनांक। इसमें पूछा गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है, जब सघन से प्रकाश सघन से विरल में जाता है तब होता है। तो ये पानी से कांच में जाने पर ये तो विरल हो गया, यहाँ सघन हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। हवा से पानी पे तो ये तो विरल से सघन में जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है, जब सघन से विरल में जाते हैं तब। तो पानी से हवा ये सघन से विरल जा रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे है कि अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण कम होता है ना। वैसे जिसका अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम है तो उसका क्रांतिक कोण कम होगा। जैसे कि हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसका क्रांतिक कोण कब होगा, 24 डिग्री का ही क्रांतिक कोण बनेगा। एग्जाम्पल में हीरे का चमकना, इंडोस्कोपी या दूरसंचार, मृग मरीचिका का बनना, ये सब हीरे का चमकना। हीरा किस वजह से चमकता है, क्योंकि इसमें इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, इसीलिए हीरा के चमकता है। इंडोस्कोपी किसको बोला जाता है, आंतरिक अंगों की जांच करने की विधि को बोला जाता है इंडोस्कोपी, है ना। इसकी जांच करने में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है, या दूरसंचार में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। मृग मरीचिका का बनना, ये भी मृग मरीचिका क्यों बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका का निर्माण होता है। दूरसंचार में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कांच के चटक जाने पर इनकी दरारों का चमकीला दिखाई देना। अगर कांच चटक गया तो उनकी दरार हो चमकीला दिखाएगा। किस वजह से वो चमकीला दिखाई दे रहा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका के बनने में अपवर्तन सहायक कारक है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन मुख्य कारक है ना। मृग मरीचिका जब बन जाता है उस समय तो अपवर्तन की क्रिया भी बनती है, लेकिन मुख्यतः मृग मरीचिका बनने का मुख्यतः कारण हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे जानेंगे प्रकाशीय तंतु के बारे में। वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, प्रकाश सीधी रेखा में ही गति करती है, परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तकनीक द्वारा उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है ना। पूर्ण ऐसा इतना तकनीक आ गया कि उसे किसी भी दिशा में मोड़ दिया जाता है। ऐसे ही युक्ति को प्रकाशीय तंतु कहा जाता है। प्रकाश क्या होता है, हमेशा सीधी दिशा में गति करती है,
लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तकनीक के द्वारा उसको हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। और इसी मोड़ने की जो युक्ति है इसी को बोला जाता है प्रकाशीय तंतु। इसमें प्रकाश की उसकी तीव्रता या ऊर्जा में बिना किसी ह्रास या क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। ये देखिए, ये लिया गया है एक ऑप्टिकल, इस तरह से लिया गया है और यहाँ से प्रकाश को इंटर कराया गया है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सहायता से इसको प्रकाश को है जो मोड़ दिया गया है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मदद से इसको प्रकाश को उसकी तीव्रता, जितना भी प्रकाश की तीव्रता है ऊर्जा में, इसमें कोई ह्रास नहीं हो पाता है और इसी को करने की प्रक्रिया को यह हो गया प्रकाशीय तंतु। ठीक है। ऑप्टिकल, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल फाइबर, है ना। ये क्या हो गया, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, तो ये नरेंद्र कपानी के द्वारा किया गया था ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण। प्रकाशिक तंतु में तंतुओं का व्यास की कोटि कितना होता है, तो इसका व्यास की कोटि होता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर है। प्रकाशिक तंतु के चारों तरफ लगे पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1 से 1.5 तक होता है। प्रकाशिक तंतु द्वारा प्रकाश को प्रेषित करने में किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, तंतु में आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से अधिक हो, है ना। प्रकाशिक तंतु द्वारा प्रकाश को प्रेषित करने में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि तंतु में जो आपतन कोण का मान है उसके क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आगे देखिए, आगे जानेंगे प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, प्रिज्म के बारे में। 1 मिनट। इसमें बताया गया है कि किन्हीं दो असमांतर समतल पृष्ठों के बीच स्थित पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। किसको प्रिज्म कहा जाएगा, तो किन्हीं दो समांतर समतल पृष्ठों के बीच जो पारदर्शी माध्यम है उसी को प्रिज्म कहा जाएगा। आगे देखेंगे, जिन असमांतर पृष्ठों से होकर प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को अपवर्तन पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण को ही निर्गत किरण भी कहते हैं। प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाएगा, ये कहा जाता है विचलन कोण और इसे डेल्टा से निरूपित किया जाता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक का ये फार्मूला होता है कि म्यू बराबर साइन इंटू ए प्लस डेल्टा m/2 बटा साइन a/2। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला है। प्रिज्म का विचलन कोण तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इसमें 2 बार अपवर्तन की घटना होती है। कितनी बार अपवर्तन की घटना होती है, 2 बार। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है 1.65। कितना अपवर्तनांक होता है, 1.65। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है बताइएगा और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बताया जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, रंग, ये सब अगले वीडियो में, प्रकाश का परावर्तन, नेत्र के बारे में, है ना। तो आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे।